नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड की सबसे चरम भौतिकी और हमारी अपनी इंसानी जिंदगी आपस में टकराती है तो क्या होता है? आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम एक ऐसा ही सफर तय करने वाले हैं। ब्लैक होल के खतरनाक गुरुत्वाकर्षण से लेकर हमारे आपके ब्रह्मांडीय कनेक्शन तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 मील प्रति सेकंड। ये पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग है। मतलब अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह आजाद होना है तो आपको इस भयंकर स्पीड से अंतरिक्ष की तरफ भागना होगा। आपने सुना ही होगा कि जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे आना ही पड़ता है ना? लेकिन अगर आप किसी चीज को 7 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्च करें तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। और दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी ग्रह या वस्तु का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा हो और उसकी ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग हो तो ये एस्केप वेलोसिटी भी उसी हिसाब से और बढ़ जाएगी। अब यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सोचिए, क्या हुआ अगर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि खुद प्रकाश यानी लाइट भी उससे बचकर ना निकल पाए। मतलब एक ऐसी जगह जहां एस्केप वेलोसिटी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी लाइट की स्पीड को भी पार कर जाए। अब क्योंकि लाइट बाहर नहीं आ सकती तो जाहिर है कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, और बस गुरुत्वाकर्षण की इसी असीमित और खौफनाक ताकत के साथ जन्म होता है एक ब्लैक होल का। तो चलिए ब्लैक होल की इस रहस्यमयी दुनिया और इसके गुरुत्वाकर्षण को जरा और करीब से समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें डेंसिटी यानी घनत्व की ऐसी सीमाओं के बारे में सोचना होगा जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हैं। इसे ऐसे समझिए, ये वाकई दिमाग चकरा देने वाला है कि अगर आप किसी तरह हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को दबाकर सिकोड़कर सिर्फ एक गोल्फ बॉल के साइज में फिट कर दें तो वो क्या बन जाएगी? जी हाँ, एक ब्लैक होल। सोचिए, इतना सारा मास और इतनी सी जगह। ब्लैक होल ठीक ऐसे ही काम करते हैं जब बेतहाशा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई जब ब्लैक होल अदृश्य हैं, उनमें से लाइट तक बाहर नहीं आ सकती, तो हमारे वैज्ञानिकों को इनके बारे में पता कैसे चलता है? देखिए, हमारी इंसानी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक उपकरण नहीं। ब्लैक होल का बेतहाशा गुरुत्वाकर्षण अपने आसपास के स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देता है। इससे होता यह है कि ब्लैक होल के ठीक पीछे मौजूद आकाशगंगाओं की शक्ल हमें मुड़ी तुड़ी या विकृत नजर आती है। इसके अलावा जब किसी बाइनरी स्टार सिस्टम में कोई तारा ब्लैक होल बनता है तो वो अपने साथी तारे के मैटर को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है। ये मैटर जब ब्लैक होल के चक्कर लगाता है तो इतना गर्म हो जाता है कि उससे एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों को हमारे टेलीस्कोप पकड़ लेते हैं। अब जब हम ब्लैक होल के खिंचाव की बात कर ही रहे हैं तो चलिए उस खौफनाक सीमा की तरफ बढ़ते हैं जहां से लौटना सचमुच नामुमकिन है। इसे इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये ब्लैक होल की वो बाहरी बाउंड्री है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार कोई भी चीज या कोई सिग्नल या यहां तक कि रोशनी की कोई किरण इस बाउंड्री को पार कर ले तो फिर उसका ब्लैक होल के एकदम केंद्र की तरफ गिरना उतना ही पक्का है जितना कि कल सुबह सूरज का उगना या समय का आगे बढ़ना। इस सीमा के अंदर जाकर स्पेस और टाइम के नियम पूरी तरह से पलट जाते हैं। और बात जब समय की हो रही है तो ब्लैक होल के किनारे पर जो समय का खेल चलता है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण सिर्फ स्पेस को ही नहीं मोड़ता बल्कि समय की चाल को भी बिगाड़ देता है। चलिए इसे आइंस्टाइन के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त इवेंट होराइजन की तरफ गिर रहा है और आप दूर किसी सुरक्षित जगह से उसे देख रहे हैं। आपके लिए वो दोस्त अचानक धीमा होता जाएगा, उसका रंग लाल होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आपको उस बाउंड्री पर हमेशा के लिए जमा हुआ या फ्रीज नजर आएगा। लेकिन उस गिरते हुए दोस्त से पूछिए, उसके लिए समय बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा और वो एक निश्चित समय में ही उस खतरनाक बाउंड्री को पार कर जाएगा। है ना कमाल की बात? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। तो समय का ये माया जाल तो अपनी जगह है, लेकिन फिजिकली उस इंसान के शरीर के साथ क्या हो रहा होगा? चलिए उस भयानक भौतिक प्रभाव को समझते हैं जो इन एक्सट्रीम ताकतों की वजह से होता है। फिजिक्स में इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार लेकिन डरावना शब्द है, स्पैगेटिफिकेशन। जी हाँ, खाने वाली स्पैगेटी। मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने इस शब्द को काफी पॉपुलर किया था। होता यह है कि जब गुरुत्वाकर्षण का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है तो चीजें पास्ता या स्पैगेटी की तरह लंबी और पतली खिंचने लगती हैं। इसे थोड़ा और इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई बेचारा अंतरिक्ष यात्री
पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है। पहले स्टेप में उसके पैरों पर ब्लैक होल का खिंचाव उसके सिर के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होगा। इसके कारण दूसरे स्टेप में उसका शरीर ऊपर से नीचे की तरफ एक रबर बैंड की तरफ भयानक तरीके से खिंचने लगेगा, और फिर तीसरे स्टेप में उसके शरीर के दाएं और बाएं हिस्से भी अंदर की तरफ पिचकने लगेंगे। कुल मिलाकर इंसान का वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन वो एक बहुत ही लंबी पतली सी तार जैसा बन जाएगा। यकीन मानिए, ब्रह्मांड में इससे ज्यादा खौफनाक और ताकतवर बल शायद ही कोई और हो। खैर, इन विनाशकारी और खौफनाक ताकतों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब हम अपना ध्यान इस 14 अरब साल पुराने विशाल ब्रह्मांड में एक और बहुत बड़े रहस्य की तरफ मोड़ते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एलियंस की बात आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यूएफओ आते हैं, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। यूएफओ का मतलब सिर्फ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, मतलब आसमान में उड़ने वाली कोई ऐसी चीज जिसे हम पहचान नहीं पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी एलियन की स्पेसशिप है। हम अक्सर इंटरनेट पर कोई धुंधला सा वीडियो देखते हैं और सीधे एलियंस का कंक्लूजन निकाल लेते हैं, लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करता। विज्ञान को किसी भी तरह के बुद्धिमान जीवन को साबित करने के लिए तकनीकी संचार जैसे ठोस सबूतों की जरूरत होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलियंस हैं ही नहीं? बिल्कुल नहीं। जरा सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के काम को ही देख लीजिए। हमारी अपनी आकाशगंगा में ही खरबों तारे हैं, लेकिन हमने अब तक इसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही छाना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि आप समंदर किनारे जाएं, एक गिलास पानी निकालें और कहें, अरे वाह, इसमें तो एक भी शार्क नहीं है। मतलब पूरे समंदर में शार्क नहीं है। हमारी खोज तो अभी बस शुरू ही हुई है। अब तक हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों और इन खगोलीय सच्चाइयों पर बात की, लेकिन अब वक्त आ गया है इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर ये सब हमारे आप के वजूद के बारे में क्या कहता है। जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रासे टाइसन की एक बात मुझे बहुत गहराई से छूती है। वो कहते हैं कि इस धरती पर मौजूद जीवन और खुद हमारे इंसानी शरीर को बनाने वाले परमाणु, ये सब असल में उन विशाल तारों के कोर में बने थे जो भयंकर तापमान में तप रहे थे। और फिर जब वो तारे फटे तो उन्होंने अपने अंदर के वो सारे कीमती तत्व हमारी आकाशगंगा में बिखेर दिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं रहते, बल्कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर बसता है। हम शाब्दिक रूप से तारों की राख से बने हैं। सोचिए, है ना ये एकदम माइंड ब्लोइंग? और ये कनेक्शन सिर्फ तारों तक ही सीमित नहीं है। हम इंसान भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। इसका गणित सुनेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। जब आप एक नॉर्मल सांस अंदर लेते हैं तो पता है उसमें हवा के कितने मॉलिक्यूल्स यानी अणु होते हैं? इतने ज्यादा जितने पूरी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल सांसों की संख्या से भी कई अधिक हैं। हवा के ये मॉलिक्यूल्स पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इस वक्त आप जो सांस ले रहे हैं उसमें हवा के कुछ ऐसे अणु भी शामिल हैं जिन्हें इतिहास में मौजूद हर एक इंसान ने कभी न कभी अपने अंदर खींचा था और फिर छोड़ा था। तो जरा सोचिए, जब हमारे शरीर के परमाणु सीधे तौर पर चमकते हुए सितारों से आए हैं और जब हमारी हर एक सांस हमें पूरे मानव इतिहास से जोड़ती है, तो इस कॉस्मिक कनेक्शन के बाद हम खुद को इस ब्रह्मांड में कहाँ पाते हैं? अक्सर लोग इतने विशाल ब्रह्मांड को देखकर खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं बल्कि इसका एक बेहद अहम हिस्सा हैं, तो वो अकेलापन गायब हो जाता है। विज्ञान हमें सिर्फ डेटा नहीं देता, ये हमें इस असीम ब्रह्मांड के साथ एक अटूट रिश्ते का एहसास कराता है। और इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ मैं आपको आज यहीं छोड़ता हूँ। इस अद्भुत ब्रह्मांड को अपनी तरह से